बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सावी बैठक में तमाम देखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ किसान भाई और बहनों को और हमारे स्पेशली जो व्यूअर्स हैं सावी के, उन सबको अस्सलाम वालेकुम, उनको खुशामदीद। आज की सावी बैठक में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर ज़ाहिद इकबाल साहब हैं और डॉक्टर अवैस साहब हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लाहौर से तल्लुक़ रखते हैं, और साथ में हमारे साथ डॉक्टर आयशा रियाज़ भी शामिल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी से हैं। तो आज का जो मौजू है आप सबको इसके बारे में मालूम है, इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन तकरीबन कुछ पिछले 6-8 महीने से ये एक मसला हमारे पाकिस्तान में एक ये गिल्टी की और जल्दी बीमारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में तो लंपी डिजीज कहते हैं। उसकी वजह से जो है बहुत सारे किसान परेशान हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आज की इस बैठक के तवज्जुह से आप तक वो नॉलेज फ्राहम किया जा सके, और साथ में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं हमारे मौजूद मेहमानों से। तो पहले तो मैं डॉक्टर ज़ाहिद साहब का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आपने आज टाइम निकाला। तो इस मौजू को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आप ही से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई और और ये हमारे जानवरों को इसका क्या नुकसान है? डॉक्टर ज़ाहिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जो बीमारी है उसके जो इनिशियल जो केसेस आए थे वो कराची से स्टार्ट हुए थे। ये बीमारी पहले सिंध में थी और उसके बाद जो है ये स्लोली जो है वो पहले हाफ सिंध में हुई और उसके बाद ये फिर पंजाब में, साउथ पंजाब में आई। अभी आजकल वहाँ पे काफ़ी एनिमल्स साउथ में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो है ये बीमारी के जो केसेस है वो सेंट्रल पंजाब में हैं और अब ये बीमारी सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है वो पीक की तरफ आ रही है। इसकी डॉक्टर साहब क्या वजह हुई? मतलब अभी मौसम स्पेशली इसकी जो पीक अचानक शुरू हुई, क्या कोई हमारे या तो कुछ और जानवरों की नक्लो हमल का भी इसमें मामला था? क्योंकि मेरे ख्याल में ईद ईद का भी महीना एक ऑलमोस्ट गुजरा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या उसका भी इसमें रोल था कि जानवरों की नक्लो हरकत की वजह से ये बीमारी की शिद्दत अख्तियार किया? बिल्कुल ऐसा है इसमें। ईद पे एनिमल ट्रांसपोर्टेशन भी था उसमें, क्योंकि एनिमल काफ़ी साउथ साइड से भी मूव किया है सेंट्रल पंजाब में जी। और दूसरा इसमें मसला ये है कि इस डिजीज़ में जो इंसेक्ट जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ रुक गई। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़। करके, तो इसका जो वेक्टर है वो भी इस मौसम में ज़्यादा फैला है और जिन ममालिक में ये बीमारी पहले भी आई है वो ज़्यादातर जो है वो ये गर्मियों के सीज़न में ये बीमारी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें इसको जो ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, आप थोड़ा सा फिर बताइए। तो एक तो इस बीमारी की वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं, और मेरे ख्याल में स्टेप वाइज शुरू करते हैं, आप तक थोड़ा सा बताते जाएं। जी जी, क्या अलामात जी आना बिल्कुल शुरू ठीक होती है सर। इसमें सर जो बीमारी का जो अलामात और जो पैथोजेनेसिस है ना, ये हमारे साथ हैं आज वैसा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर इस पे। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा इस पे वो बताएंगे, जो ही ये ट्रीटमेंट वाला पोर्शन आएगा ना जी और वैक्सीन वाला, तो उस पे सर मैं आ जाऊंगा। है? ठीक है, चलें फिर ऐसे तो करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आयशा भी हैं। डॉक्टर आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल डॉक्टर चाल साहब है? ठीक ठाक। आपकी हमें बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि ये आपका ही मज़मून है, और कोशिश करते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम को हमारे जिम्मेदार देखते हैं, तो आज हम जरा वो जो साइंटिफिक जारगान है ना वो नहीं यूज करेंगे, हम जरा आसान अल्फाज में जिम्मेदारों को बताएंगे। तो आप जरा इस बीमारी के बारे में कुछ अपने आसान अल्फाज में जरा बताएं कि ये किस वजह से होती है, इसमें कौन सा ऐसा कीड़ा शामिल है, कौन सी मक्खी शामिल है, या इसमें वायरस है। मतलब सिर्फ अपने जिम्मेदारों की तवज्जो के लिए जी प्लीज। फिर जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर वैस साहब की तरफ जाते हैं इसकी फर्दर डिटेल के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज उठाया है और ये वाकई में हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए इसके ऊपर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उनकी अवेयरनेस के लिए।
तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कौन ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वेक्टर्स ही हैं जो कि इसके फैलाव का सबब बनते हैं। वेक्टर से मतलब कि जो ऐसी चीजें जो कि वायरस को लेकर एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट कर देती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मक्खी है, चिचड़ है, और इसके अलावा स्टेबल फ्लाई जिसे कहा जाता है, जो आमतौर पे मक्खियां मौजूद वहां पे होती हैं, वो बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं फैलाव में। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इनको रोका जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि हम इनको 100% इनको खत्म कर सके। तो सबसे ज्यादा तो फार्मर्स ये कर सकते हैं कि वो जो इनसे बचाव के रोकथाम के लिए स्प्रे करें जानवरों के ऊपर, सफाई का इंतजाम रखें ताकि इनके ये जानवरों के ऊपर आए ही ना, ताकि वो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से जब ट्रांसफर होते, जब वायरस को लेकर आए तो फिर एनिमल्स के ऊपर वो कम से कम बैठें और वायरस को कम से कम वहां पे शिफ्ट करें, ट्रांसफर करें। इसके अलावा जी जी बहुत आपने ये बहुत अहम बात की है, ये जो मक्खियों और ये जो उनका जो इंसदाद है, तो आपने स्प्रे की बात की है, तो मैं ये बहुत मतलब सुन भी रहा हूँ और कई सारे लोगों से बातचीत भी हो रही थी। जिम्मेदार इसको शायद समझ रहे हैं कि वो वाला स्प्रे करते हैं जो फसलों पर स्प्रे करते हैं, तो वो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये जो एक किस्म की गलत इंफॉर्मेशन अगर चली जाती है तो उसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कल वो जानवर हमारे खुराक में भी आएंगे और जानवर हमारी तरह ही हमारे ऊपर अगर आप वो स्प्रे करेंगे जो फसलों पे करने वाला स्प्रे, तो उससे हमारी जो है हालत और बिगड़ेगी। तो इसके बारे में नहीं नहीं नहीं, बताएं। बिल्कुल भी नहीं। ये तो जिस तरह से इनको जिसे हम कहते हैं कि जब जानवर के पेट के कीड़ों के लिए इनको मेडिसिन पिलाई जाती है, इसी तरह जानवरों की स्किन पे स्प्रे के लिए स्पेशल स्प्रे मौजूद होते हैं। और आजकल तो मैंने सुना है कि जो गवर्नमेंट के जो है इदारे हैं वो ये स्प्रे फ्राहम भी कर रहे हैं। मुझे शायद मैं इस बात इसमें गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली ये वो स्प्रे नहीं है जो फसलों वगैरह पे किया जाता है, बल्कि ये और मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोशिश ये करें फार्मर्स के सफाई का इंतजाम रखें ताकि वो कम से कम वहाँ पे आए। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसको फैलाने के बायस बन रही है, वो है एक ही सिरिंज का इस्तेमाल। जब बीमार जानवर को वैक्सीन लगाई जाती है या कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी जो सिरिंज होती है वो दोबारा दूसरे जानवर के लिए इस्तेमाल ना की जाए। उसकी सुई, उसकी नीडल को दोबारा से इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वायरस उसको लग चुका होता है और वो दूसरे जानवर में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक हेल्दी जानवर, एक सेहतमंद जानवर जिसमें कि ये वायरस नहीं गया, वो इस जरिए से चला जाता है। तो इसको भी रोकना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन की एक उसकी साइंटिफिक क्या रीजंस होती हैं कि सम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी डिजीज आ रही है। कुछ क्योंकि फार्मर्स को इस बात का आइडिया नहीं होता कि वैक्सीन उस वक्त अमल नहीं करती जब वायरस जिस्म में जा चुका हो, लेकिन वायरस अगर जा चुका है तो वैक्सीन उसके बाद उतना अमल नहीं करेगी जितनी के वायरस के जाने से पहले करेगी। तो बेहतर ये होता है कि वैक्सीन लगाई जाए। जिन मुल्कों में लंपी स्किन डिजीज को कंट्रोल किया गया है वो वैक्सीन की बदौलत ही कंट्रोल किया गया है, क्योंकि वेक्टर को रोकना मुश्किल है, चाहे ये हमारी हमारी मुल्क है या दूसरे मुल्क है। ये वाले मच्छर, मक्खी और साथ में चिचड़ों को रोकना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो तदारुक है या जिसकी इसकी रोकथाम है, इसका कंट्रोल है, वो वैक्सीनेशन है। तो इस पे अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी बना ली जाए और साथ साथ फार्मर और साथ साथ गवर्नमेंट इसमें ताउन करे तो ये इस डिजीज पे काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर अवैस साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप जरा इस मसले के बारे में, जिम्मेदार जो परेशान है, एक चीज जो अक्सर सुनने में आ रही है और आज मेरी बल्कि एक जिम्मेदार से बात हो रही थी, टोबा टेक्सी में बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जिम्मेदार जो उनके जानवर इस बीमारी में कई एक जो है वो मारे भी जाते हैं, तो उन जानवरों को किसी अच्छे तरीके से जमीन के अंदर नहीं दबाते, उनको ओपन एयर में छोड़ देते हैं, तो वहां से जो है उसकी और ट्रांसफर हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सावी बैठक का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया इस
इम्पोर्टेंट जो एक इशू है उसके ऊपर बात करने का। और मैं जाहिद साहब की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा और थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाके तो फिर मैं आपके इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। जैसे जाहिद साहब ने बात की कि कराची से ये बीमारी शुरू हुई, तो इससे पहले मीन्स के पाकिस्तान में जो 2022 में ये बीमारी रिपोर्ट हुई है, इससे पहले ये पाकिस्तान में बीमारी मौजूद नहीं थी। अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी भी नहीं है, जैसे कुछ सदियों पे मुहित बीमारियां होती हैं। सबसे पहले ये 1929 में जो है अफ्रीका में ये बीमारी रिपोर्ट हुई थी। ज़ैम्बिया जो वहाँ का एक मुल्क है छोटा सा, वहाँ पे ये बीमारी रिपोर्ट हुई है और वहाँ से आगे ये बीमारी जो है इसका फैलाव हुआ है। और शुरू में ये जो अफ्रीका के मुख्तलिफ जो मुल्क थे, लाइक जैसे बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, या साउथ अफ्रीका है, कीनिया, मतलब जहाँ तक ही ये 1980 तक जहाँ तक ये बीमारी घूमती रही है। फिर जो एशिया में जो इसकी जो एंट्री हुई है इस बीमारी की, ये शद्दोमद के साथ वो 2019 में हुई है, जिसमें ये बीमारी जो चाइना है वहाँ पे रिपोर्ट हुई, बांग्लादेश में रिपोर्ट हुई, उसके साथ साथ इंडिया में रिपोर्ट हुई। और देन आगे चले 2020 में तो फिर वो आगे स्प्रेड होती हुई ये भूटान, हांगकांग, म्यांमार, नेपाल, नेपाल में इसके बड़े सीवियर आउटब्रेक्स आए, उसके बाद ताइवान और श्रीलंका, और देन 2021 में थाईलैंड और फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, और देन फिर मिडल ईस्ट जो है जिसमें ओमान है, जो मिडल ईस्ट की जो रियासतें हैं वहाँ पे ये बीमारी आई। और देन फिर मार्च जो है कि इसके 2022 के शुरू में ये बीमारी जो है कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये कराची में पहले रिपोर्ट हुई, कुछ है कि ये चुलिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे रिपोर्ट हुई। और अगर इस बीमारी का जो अगर इसकी जो बीमारी की जो वजह है उस पे बात करें तो ये एक वायरस होता है जो जैसे पॉक्स का वायरस है, इसी खानदान से जो लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है इसके वायरस का भी ताल्लुक है। तो वायरस है चूंकि इसका कोई इलाज नहीं होता है, जैसे कोरोना वायरस है उसका कोई इलाज नहीं, इसी तरह से ये भी एक वायरस है। और जो बैक्टीरिया होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक दे के उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम वो ट्रीटमेंट के ऊपर वो जाहिर सा बात करेंगे तफसील के साथ। तो इसमें हमें स्पोर्टिव केयर की ज़रूरत होती है कि जानवर को जो स्पोर्टिव केयर दी जाए। और जैसे डॉक्टर आयशा ने बताया कि ये इस बीमारी का जो फैलाव है वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हशरात हैं जिसमें मक्खियां हैं, मच्छर हैं या चिच्चड़ हैं, वो इस बीमारी को फैलाते हैं। तो एक बात मैं जहाँ पे थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि हमारे ख्याल के मुताबिक इस बीमारी का फैलाव सिर्फ मक्खियाँ, मच्छर या चिच्चड़ नहीं है, ये बीमारी बाकी तरीकों से भी फैलती है, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस शिद्दत के साथ इस बीमारी का फैलाव हुआ है, ये पाकिस्तान में, फिर पंजाब में, पूरे पंजाब में जो है ये बीमारी जिस शिद्दत के साथ फैली है, कोई भी जो वेक्टर बॉर्न जो मक्खियों मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां इतनी शिद्दत से नहीं फैलती हैं। और जो हमने जो अगर हम लिटरेचर की बात कर लें, जो किताबों में लिखा है उसमें भी मच्छरों के अलावा, मक्खियों के अलावा जो कांटेक्ट जो है एक बीमार जानवर का दूसरे सेहतमंद जानवर के साथ अगर उसका कांटेक्ट है, क्योंकि ये इस बीमारी का जो वायरस है वो जानवर का जो सलाइवा होता है, मुंह की जो सिक्रीशंस होती हैं या नाक के अंदर से जो रतूबतें आती हैं उसके अंदर मतलब वो वायरस आता है। और जो जिस्म के ऊपर वो जो लंप्स बनते हैं, जो नोड्यूल बनते हैं, जब वो रप्चर होते हैं
उनके साथ अगर किसी दूसरे एनिमल का कांटेक्ट होता है तो इससे भी ये बीमारी फैलती है। इसी तरह से अगर पानी जो है वो कंटेमिनेट हो गया है, फीड कंटेमिनेट हो गई है, उससे भी, और ऐसी ऐसी जगहों पे ये बीमारी पहुंची है कि जो फार्म बड़ी दूर दराज के एरियाज में थे उनके वहाँ पे भी ये बीमारी पहुंची, जहाँ पे इर्द गिर्द कहने के कोई बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक नहीं था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये बीमारी जो विजिटर्स हैं, जो फार्म के ऊपर गाड़ियां जाती हैं, उसके थ्रू भी ये वायरस जो है वो फैलता हो। डॉक्टर साहब, ये आपने तो बहुत की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। बल्कि आज मेरी बात हो रही सुबह भी कुछ फार्मर के साथ कि वो जो से हम अंग्रेजी में तो बायोसिक्योरिटी कहते हैं या बायोसेफ्टी कहते हैं, कि एक जानवर का दूसरे जानवर के साथ, एक तो उनकी जो मतलब हम इंसान ही ज्यादा रोल अदा करते हैं, हम चूंकि ज्यादा आगे पीछे जाते हैं, तो हमारे कपड़ों के साथ जी हाँ, यहाँ बाहर तो ऐसे होता है कि उस फार्म पे जाने से पहले एक डिप होता है, उसके अंदर से आपका ट्रैक्टर भी गुजरता है, टायर भी गुजरते हैं, आपके हाथ भी सैनिटाइज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जो कि मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त डॉक्टर साहब, ये इसका कोई अदाद-ओ-शुमार इशू हुआ है, कितने % हमारे जो है लाइव स्टॉक, और उसमें क्या कौन से खासकर, क्या इसमें गाय या भैंसें या बकरियां या ऊंट, कौन सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं? अच्छा, ये बेसिकली ये बीमारी गायों और भैंसों की बीमारी है, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो मुतासर हुई है वो गायें मुतासर हुई हैं। और गायों के अंदर कोई 35% 30-35% तक ये बीमारी जो है रिपोर्ट होती है। जबकि बफलोज के अंदर भैंसों की बात करें तो उसमें बड़े ही जो इक्का दुक्का केसेस जो है, मैंने खुद जो देखे हैं, बहुत ही एक आध फार्म के ऊपर इक्का दुक्का केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और दुनिया में भी जो भैंसों के अंदर इस बीमारी का जो तनासब है वो कोई 1 से 2% है, लेकिन गायों के अंदर, और गायों में भी अगर हम बात करें, जो हमारी जो लोकल गायें हैं, जैसे साहिवाल नस्ल की गायें हैं, या दूसरी धन्नी है, या और जो हमारी अपनी जो ब्रीड्स हैं, उनके अंदर बीमारी आई है। इस बीमारी की शिद्दत से फैलती है, बीमारी आती है, बीमार होते हैं जानवर, लेकिन इसमें जो अमवात की शरह है अगेन वो कम है। जैसे कोरोना में भी हमने सुना कि वो बीमारी, उसमें अमवात की शरह कम है, तो इसमें भी जो अमवात की शरह जो है वो 1 से 2% है। लेकिन एक चीज जो हमने देखी है कि जो कमर्शियल फार्म्स है, जो जहाँ पे जो एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, जहाँ पे हम जैसे कह लें कि जो इम्पोर्टेड गायें जहाँ पे रखी गई हैं, वहाँ पे जो अमवात की शरह है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी लोकल, जो हमारी जो अपनी जो ब्रीड है, वो चूँकि हीट स्ट्रेस के लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंट है, और जो साथ ही चूँकि वो हीट स्ट्रेस का मौसम भी था, बारिश थी, टेम्परेचर हबस, तो जो इम्पोर्टेड गायें हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, या जो क्रॉस ब्रेड गायें हैं, आपको पता है हमारे किसान भाइयों को भी कि वो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो जब उनमें बीमारी आई तो ऊपर से हीट स्ट्रेस, तो ये एक रीज़न हो सकती है कि उसमें जो अमवात की शरह जो है वो ज़्यादा हुई है। तो लेकिन भैंसों में ये बीमारी बहुत कम जो है, तकरीबन कह लें कि ना होने के बराबर अभी तक रिपोर्ट हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी मजे की बात की है, जो कि भैंसों का मतलब कुव्वत मुदाफ़त इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छी है, या एटलीस्ट वो उसको बर्दाश्त करती है। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी शायद वो गलत हो। मुझे कोई साहब बता रहे थे कि जी मोटरवे के करीब कोई अपना भैंसों को छोड़ गया बंदा कि उसके जानवरों को ये बीमारी लगी हुई थी। तो लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है, कोई भी मसला हो उस मसले को समझा जाए, और समझ के उसके बारे में पूरी तवज्जो के साथ कोई नेक्स्ट लाहे-अमल किया जाए। सिर्फ तुक्के लगाने से, अंदाज़े लगाने से मसला हल नहीं होता। तो क्योंकि ये और हम इसको ख़राब करेंगे इस मसले को। तो मैं जी, यही आपसे ये सुनना। इसमें थोड़ी सी मैं आपकी सॉरी बात काट, एक और थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि पिछले जी दिनों सर। फील्ड में मैं गया तो
वहाँ एक फार्म पे गायें भी थी, भैंसें भी थी, तो वहाँ पे 3-4 जो भैंसें थी उनमें अलामात थी। तो हम उनके बकायदा वो जो स्कैब्स हैं उनके सैंपल लेके आए इधर हमारी जो यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री है वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। तो उसमें हमने हमारा इंटरेस्ट वो बफलो का था कि इसको भी देखें, क्योंकि वो पहली दफ़ा मैंने वो केसेस देखे जो भैंसों के अंदर है। तो जब वो गायों के और भैंसों के वो सैंपल जो हमने इधर आके वो प्रोसेस किए पीसीआर के थ्रू, तो उसमें वो के वो बफलोज के अंदर भैंसों के अंदर भी उसी तरह के वो लंप्स बने हुए थे बॉडी के ऊपर। लेकिन वो हमारा जो टेस्ट था उसमें वो गायें जो थी वो सारी की सारी वो लंपी स्किन के लिए वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो जो 2 बफलो के केसेस थे वो नेगेटिव थे। तो हमने फिर उसे यही अखज़ किया कि मे बी के वो कोई और वजह हो सकती है जो बफलो की स्किन के ऊपर जो लियंस बने हुए थे, या बफलो पॉक्स हो सकती है। अच्छा अच्छा, जे गायों भैंसों के अलावा जे बकरियों में या किसी और एनिमल में जे बीमारी, हाँ, जो जंगली हयात है उसमें बात करें तो उसमें भी ये बीमारी जो एक ऑरिक्स जानवर होता है और एक एडिक्स, इनमें दुनिया में कहीं पे जो कुदरती बीमारी तौर पे रिपोर्ट की गई है। अदरवाइज ये जो जंगली जानवर हैं उनमें भी ये बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, उनमें भी ये रिपोर्ट नहीं होती है। डॉक्टर साहब जरा थोड़ा पीछे जाते हैं, एक थोड़ा जान मतलब इसकी अलामात को थोड़ा सा आप स्टेप वाइज हमें थोड़ा सा बता दें कि इसकी अलामात क्या हैं, और जब ये शुरू में ये वायरस आता है जानवर क्या पट्ठे खाना छोड़ देता है, फिर उसके धप्पड़ तो ठीक है डेफिनेटली पड़ते हैं, इसके अलावा ये भी हमारे कुछ किसान पूछ रहे हैं कि जी जानवरों के पेशाब के अंदर खून आ रहा है, तो आप जरा स्टेप वाइज बता दें कि क्या क्या अलामात जो है ना इस बीमारी की होती हैं। अच्छा, थैंक इसमें यू। अलामात है कि जैसे ही जानवर के अंदर वायरस होता है, वायरस दाखिल होता है, तो इसका जो हम जिसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, के वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हुआ उसके कितने दिन बाद जो पहली अलामत आई, इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इसका जो है कोई 4 हफ्ते तक का है कि एक दफ़ा अगर जिस्म के अंदर वायरस दाखिल हो जाता है तो 4 हफ्ते लगते हैं उस बीमारी की अलामात को ज़ाहिर होने के लिए। ये आम बीमारियों की निस्बत ये थोड़ा लंबा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और इसमें ये है कि पहले तो है कि जानवर को बुखार हो जाता है, और बुखार भी तेज़ बुखार होता है 105 106, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि बीमारी की शिद्दत कितनी है। चूँकि ये चीज़ किताबों में लिखी हुई है, लेकिन हमने फील्ड में देखा है कि बहुत सारी जगहों पे ये बीमारी आई है, लेकिन उनमें बुखार वाली जो अलामत है वो नोट नहीं हुई। और जो सबसे अहम जो अलामत है वो जिस्म के ऊपर गिल्टियों का बन जाना है, जिसे हम टेक्निकली तो उनको नोड्यूल्स कहते हैं, और आम फार्मर को समझाने के लिए हम कहते हैं जी उसके जो जिल्द है उसके ऊपर गिल्टियां बन जाती हैं, जो कि काफ़ी बड़े साइज की होती हैं, जिसे हम कह लें कि 3 से 7 सेंटीमीटर तक का जो उसका साइज है वो वेरी करता है। 3 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक के साइज की वो गिल्टियां बन जाती हैं। और उसमें भी शिद्दत के हिसाब से होता है। अगर कोई माइल्ड सा केस होता है तो उसमें जिस्म के ऊपर 5-7 वो गिल्टियां नजर आएंगी। कोई मॉडरेट केस है तो वो पूरे जिस्म के ऊपर, और जो बहुत शदीद केस होता है उसमें पूरी बॉडी के ऊपर सैकड़ों की तादाद में वो गिल्टियां जो है वो नजर आएंगी, जिसमें जानवर का जो पेट है या पसलियां हैं या पिछला हिस्सा है, गर्दन के ऊपर, इवन सर के ऊपर भी वो गिल्टियां जो है वो बन जाती हैं, और जिससे कह लें कि जानवर एक बड़ी डरावनी सी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है, या जानवर को कह लें कि देखने से भी बंदे की वो तबीयत खराब होती है या घिन आती है, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं वो स्कैरी अपीयरेंस उसकी होती है जानवर की।
तो ये तो इसकी मेन अलामत है जिसको एक आम बंदा भी जो पहचान सकता है देख के जिसको बताया हो थोड़ा सा कि जी LSD लंपी स्किन का केस है। उसके अलावा जब वक्त के साथ साथ इसमें फिर जो फेफड़े हैं, सांस का सिस्टम, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से नाक के अंदर से रतूबतें खारिज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो गिल्टियां बनती हैं ये बाद औक़ात नाक के अंदर भी बन जाती हैं, मुंह के अंदर भी ये इस तरह की जो लीयंस हैं जो वो बन जाते हैं, और फेफड़ों के अंदर, और कुछ सर मैं हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टोकना चाहूंगी कि ये जो आप गिल्टियां बता रहे हैं, जैसे कि मेरे इल्म के मुताबिक जो इसकी इब्तदाई अलामत है उसमें बुखार होता है, और वो तकरीबन हफ्ता तक रहता है वो बुखार। तो गिल्टियां जो है ये वायरल इन्फेक्शन के कितने अरसे बाद जो गिल्टियां जो है वो बनना स्टार्ट होती हैं, और इब्तदाई अलामत जैसे कि बुखार है, तो बुखार किसी भी वजह से हो सकता है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि मुझे जैसे पता चला कि मुंह से और नाक से पानी आना, रालें टपकती हैं जानवर की, तो इस तरह, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं वेटरनरी डिपार्टमेंट में भी गई थी, तो वहां पे जो लोग आए थे गांव से ज्यादातर, तो जो हमारे काश्तकार हैं जो मवेशी पाले, उनमें ज्यादातर कंफ्यूजन जो है वो इसी चीज की है कि उनको इस बीमारी के बारे में इतना पता ही नहीं है कि अलामत कब शुरू होती हैं। ज्यादातर जो है वो वेटरनरी की तरफ तभी भागते हैं जब जानवर जो है वो बिल्कुल पूरा उसके जिस्म पे गिल्टियां बन जाती हैं और जानवर बिल्कुल जी जी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है। तो इस पे थोड़ा सा आम जुबान में उर्दू में प्योर जो है ना वो काश्तकारों की थोड़ी रहनुमाई फरमाए कि इसकी कि किस अलामात की बना पे जो है वो अर्ली स्टेजेस पे अपने जानवर जो है उसको देख सके और इलाज जो है वो कर सके। थैंक यू। अच्छा, अगर हाँ, आप मुझे मौका दें, सॉरी सर, अगर आप ये मुझे मौका जी दें जी तो जाहिर हमें साहब। इस पे प्रेजेंटेशन है एक छोटी सी, वो 1-2 मिनट में उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो सिम्टम है इस बीमारी के वो किस तरह डेवलप होते हैं। ठीक है जी। जी जी तो सर जी। जी जी, मैं भी अपनी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो अब्दुल हनान आप प्लीज सर को होस्ट कर दें। तो उसमें यही है कि शुरू में नाक के अंदर से रतूबतें भी आती हैं। बाकी जो मेन सिम्टम्स तो जो है वो जो जिल्द के ऊपर वो जो गिल्टियां बनती हैं, उसके अलावा जॉइंट्स जो है, जानवर के जोड़ हैं, वो भी मुतासर होते हैं। टांगे जो है उनके ऊपर भी सोजश आ जाती है, वर्म आ जाता है। तो यही मेन सिम्टम्स है जो एक आम जो फार्मर है उसको देख के जो अंदाजा लगा सकता है कि इसको कौन सी ये बीमारी आ गई है, गिल्टियों वाली। तो बाकी ये जाहिर साहब मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर इसको पूरा कर दें, अपना स्लाइड शो सर कर इसको लें full। प्रेजेंटेशन मोड में कर दें। सर इसको प्रेजेंटेशन शो हो प्रेजेंटेशन रही मोड है में आपको? कर दें। जी जी सर हो रही जी है। हो रही है सर, इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दें सर। ओके। सो अगर हम बात करें कि ये स्टेप वाइज कि ये जो डिजीज है ये किस तरह डेवलप होती है, असल में जिस तरह सर ने आगे बताया कि जो इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है, बाज़ बात हम ये समझते हैं कि ये बीमारी का जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 4 से 14 दिन है, लेकिन असल में इसका ये ये जो इसका जो टाइम है ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर है कि जब हम वायरस खुद उठा के और एनिमल में इंजेक्ट करते हैं। जो असल में इसको जो इंक्यूबेशन टाइम है, जैसे कि वैसा आपने भी बताया सर ने, कि इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है ये वो टाइम होता है कि जब वायरस बॉडी में आए, कोई भी जरासीम बॉडी में आए और जब उसकी अलामत जाहिर हो, इस दौरान का जो टाइम है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। तो ये इसका तकरीबन 5 हफ्ते तक है, 4 से 5 हफ्ते तक। तो ये बड़ा जो टाइम है इसका, ये वाला ये बहुत लंबा है। बाज़ औक़ात जो एनिमल इससे इफेक्टेड होता है उसकी अलामात जो है वो तकरीबन कोई महीने बाद उसको आ रही होती है। अच्छा, जो जब ये बीमारी स्टार्ट होती है तो इनिशियल जो इसमें अलामात होती हैं उसके अंदर नाक से और आंखों से जो रतूबत है उसका आना है। जो ही ये जो बीमारी है इससे मजीद आगे बढ़ती है तो जिस्म के ऊपर होते हैं गदूद, एक होते हैं ये गर्दन के पास, जहाँ पे ये मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ, अगली पिक्चर में मजीद करता हूँ। इसे हम कहते हैं प्री फिमोरल, गर्दन की गदूदें, और दूसरी गदूदें यहाँ पे होती हैं, ये सूजना शुरू होंगी। यानी कि पहले इसके अंदर आँख से पानी और नाक से पानी बहना शुरू होता है, उसके बाद ये गदूदें इसकी जो है वो सूजना शुरू होती हैं।
जैसे ही फर्दर ये अलामात आगे बढ़ती हैं, तो अब यहाँ पे आके जो आपका सवाल था कि वो दर्जा हरारत का होना, तो दर्जा हरारत एनिमल में बुखार की अलामात जो है वो आनी शुरू होती हैं, और वो जो बुखार है वो 104, 105, 106 तक चला जाता है। और जैसे ही एनिमल को फीवर होगा, और साथ ही जिस्म के ऊपर जो है वो गिल्टियाँ जो है वो अपीयर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, पहले इसको हम कहते हैं कि ये स्किन लीजन्स आ रहे हैं, ये साइज में छोटे छोटे होते हैं। जो गिल्टी है ना, असल में वो उसको कहते हैं लंप। कुछ केसेस में ये स्किन जो लीजन्स बनते हैं ये खत्म हो जाते हैं, उसी स्टेज पे खत्म हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिन में एनिमल, 4 दिन में ठीक हो जाता है। बाज एनिमल में ये जो लीजन्स हैं ये गिल्टियों की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसको हम लंप्स कहते हैं, जिससे जिससे इस बीमारी का भी जो नाम है वो भी लंपी इसी से पड़ा हुआ है। और जो बुखार है वो इसका प्रसिस्ट करेगा, और ये बुखार काफ़ी टाइम तक चलता है। जो सीवियर केसेस हैं उसके अंदर ये बुखार इवन के 2 से 3 हफ्ते तक एनिमल में बुखार रहता है। अच्छा, अब इसमें हमें कोई भी जो इसको बीमारी को समझने के लिए ना हमें केस को डिफाइन करना पड़ेगा कि असल में जो हमारे पास ये जो गिल्टी वाला केस आया है वो असल में केस है कौन सा। बाज़ औक़ात लोग आजकल एनिमल्स में जो है वो अलामात माइल्ड आती हैं, लेकिन परेशान इतने हो जाते हैं क्योंकि इस बीमारी में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो कम है, फ्रीज़न में जिस तरह सर ने आपको बताया कि उसमें ज़्यादा है, लेकिन देसी एनिमल्स के अंदर मोर्टेलिटी कम है। लेकिन माइल्ड केसेस का भी जो इलाज है वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव, इतना ज़्यादा वो कर दिया जाता है कि बाज़ औक़ात मैं ये देखता हूँ, जो केसेस रिव्यू करता हूँ, पता चलता है, चेक करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और अद्वियात लगने की वजह से जो एनिमल है वो डाउन जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपने, अगर ये अलामात आ गई हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके एनिमल में अलामात इस बीमारी की किस किस्म की आई हैं। वो माइल्ड है, मामूली किस्म है उसकी, वो दरमियानी किस्म है उसकी, या वो उसकी जो है वो सीवियर हालत है उसमें। जो ट्रीटमेंट आजकल चल रहा है, हर लंपी के केस को जो है वो इन 3 टीकों से, ये तो आजकल मार्केट से भी खत्म हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या यही टीके हर लंपी वाले जानवर जो इसमें बीमार होता है उसका इलाज है? तो इसका जवाब है कि नहीं जी, ये हर लंपी वाले एनिमल का जो इलाज ये वाले 3 टीके नहीं है। असल में आपको केस को डिफाइन करना पड़ेगा, वो इस तरह कि जो मामूली नेचर का इसमें आता है, जिसमें स्किन पे धब्बे बनते हैं, दाने बनते हैं, वो एनिमल फीड इनटेक ले रहा होता है, खुराक ले रहा होता है, लेकिन उसकी खुराक कम होती है, उसमें जिस्म में दर्जा हरारत भी नहीं हो रहा होता, उसका जो नब्ज़ की रफ्तार है वो भी ठीक होती है, उसकी सांस की रफ्तार भी ठीक होती है, उसके जिस्म के गदूद सूज जाते हैं, नाक से जो है वो पानी आएगा, और उसके ऊपर जो ये दाने बनते हैं उनकी तादाद 10 से कम होगी, और वो गर्दन वाले एरिया पे होंगे, या वो जो है वो चेस्ट वाले एरिया पे होंगे, लेकिन ज्यादातर एनिमल में गर्दन वाले एरिया पे होते हैं। अच्छा, अब जो इसकी दरमियानी किस्म है उसके अंदर जो खुराक है एनिमल थोड़ी कम कर जाता है, उसमें उसका दर्जा हरारत भी बुखार होगा, यानी कि हल्का बुखार उसको होगा, उसमें नब्ज़ की रफ्तार भी उसमें बढ़ जाएगी, गदूद ज़्यादा सूज जाएंगे, और उसके ऊपर बनने वाले दानों की तादाद 10 से ज़्यादा होगी, और वो जिस्म में 1 से 2 जगह मौजूद होंगे, मतलब गर्दन पे भी मौजूद है और वो चेस्ट वाले एरिया पे जो है वो भी मौजूद है। जो इसकी शदीद फॉर्म है बीमारी की, जो ज़्यादा खतरनाक फॉर्म है, इसके अंदर बुखार बहुत तेज़ होगा और जानवर जो है वो खुराक छोड़ जाएगा, ठीक है? और इसमें जो लम्प्स हैं जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, पूरी बॉडी पे बन जाएँगे, हवाने पे बन जाएँगे, पूरा वो भर जाएगा, इवन के टेल पे जो स्किन है उसके ऊपर भी भर जाएँगे। देखिए, ये वायरस को हमें थोड़ा समझना है कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, ये वायरस उसको आके अटैक करता है। और सीवियर फॉर्म में, जिस तरह सर ने भी बताया, अभी हमने 1-2 एनिमल्स का मैंने और अवैस साहब ने कलेक्टिवली उनका पोस्टमार्टम भी देखा, और उसमें हमने देखा कि उसके एसोफेगस में, खुराक वाली नाली के अंदर भी बने हुए हैं, सांस वाली नाली के अंदर भी बने हुए हैं, उसके जो लंग्स हैं उसके अंदर भी बने हुए हैं। लेकिन ये जो बनते हैं, ये जो शदीद फॉर्म है उसके अंदर बनते हैं। जो इसकी माइल्ड फॉर्म है, जो इसकी कम अलाम ज़्यादा जो अलामती है, या जो कम नुकसानदेह फॉर्म है, उसके अंदर जो है ये वाले जो गिल्टियाँ हैं ये जिस्म के अंदरूनी
जो ऑर्गन्स हैं, जो आज़ा हैं, उसके अंदर नहीं बनती। ये एक बुल था, मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर किया, उसके पास था फ्रीजियन का, दैट एक्चुअली डाइड, दैट इज द स्फीयर फॉर्म। अगर आप इसमें देखें तो पूरी बॉडी इसकी जो है वो लम्प्स के साथ भरी हुई है। ये स्फीयर फॉर्म है, इसकी शदीद फॉर्म है इस बीमारी की। ये माइल्ड फॉर्म है कि मामूली 2-4 गिल्टियां बॉडी के ऊपर बनी हुई है। ये गदूद जिसकी मैं आगे बात कर रहा था, इस एनिमल में थोड़ा सा क्लियर है, ये नजर आ रहा है, ये वाला गदूद, इसे प्री क्रूरल हम लिम्फ नोड कहते हैं, या प्री फीमोरल लिम्फ नोड इसका नाम। ये स्फीयर है, इसमें एनिमल पूरा देखें भर गया है, और ये जो जो लीजन्स है वो लम्प्स की फॉर्म जो है वो अख्तियार कर गए। ऐसे ही ये कॉडल एरिया पे, ऐसे इस एनिमल का अगर आप फेस देखें, चेहरा देखें, तो उसके ऊपर भी जो है ये बन गए हैं। और ये नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल में भी ये जो लीजन्स हैं ये बन जाते हैं। ये हवाने के ऊपर बने हुए हैं जी, ये स्फीयर फॉर्म में होता है। और उसके बाद सब क्लिनिकल इन्फेक्शन देखें, हर जो लंपी वाला एनिमल है उसको शदीद नहीं होगा। तकरीबन जो इसमें इस वायरस के कांटेक्ट में एनिमल्स आते हैं, तकरीबन 50% एनिमल्स के अंदर जो है वो लंपी होता है। 50% जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कोई अलामत लंपी वाली नहीं आती। मतलब अगर किसी के पास 100 एनिमल है तो इस स्टेटमेंट की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उसके पास 100 नहीं इफेक्ट होंगे, लेकिन 50% तकरीबन एनिमल जो है वो इस बीमारी की जो अलामत है वो शो करेगी। इसकी अगर हम इलाज की आगे बात करें, थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ स्किन को नहीं डैमेज करती है, ये बॉडी के अदर ऑर्गन जिस तरह लिवर और किडनी, उसको भी ये डैमेज कर रही होती है। तो उसके अंदर जो एंजाइम जो लिवर डैमेज में होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और जो किडनी के डैमेज में जो एंजाइम्स बढ़ते हैं तो वो उनकी जो मिकदार है वो भी जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप देखें तो ये मैंने नीचे येलो में इंडिकेट किया हुआ एक पेपर का रेफरेंस कि इसके अंदर जो लिवर और किडनी फेलियर जो है वो भी हो रहा होता है इस डिजीज में। मैनेज किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि आप जो बीमार एनिमल इसमें जो अलामत देंगे उसको आप बिल्कुल अलहदा करें, और उसको आप ट्रीटमेंट और जो सपोर्टिव मेडिकेशन है वो करें। देखें, ये वायरल मसला है, इसको हमें एक चीज समझना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा इलाज करके ये एनिमल सही होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो बॉडी में लगे और इस वायरस को जो है उसी टाइम खत्म कर दे। हम लोग जो ज्यादा है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, बुखार उतारने वाली अद्वियात का इस्तेमाल होता है, और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। हम इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस जो हो रही होती है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो प्लीज इसमें आप इस तरफ ना जाएं कि सुबह को कोई इंजेक्शन और लग रहे हैं, दोपहर को और लग रहे हैं, शाम को कोई और आके आप लगवा रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हो गए। और एक चीज हमें और समझनी है इसमें कि देखें, जो जिसमें लंप बन गया ना, बड़ा फोड़ा बन गया जिसमें, वो सर कम से कम आपके पास 30 दिन लेगा तो वो खत्म होगा। तो जो ही एनिमल खुराक अपनी बेहतर करता है ना, तो उसका इलाज जो है वो आप कम करना शुरू कर दें। ये ना हो कि महीना उसको एंटीबायोटिक्स लगेंगी तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा। और जो ट्रीटमेंट है इसका, ऐसा आप वायरस को नहीं खत्म कर सकते, हम टोटल इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पैदा हो रही होती है इस बीमारी की वजह से, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पे जो दवाइयां हैं, एक दवाई है जो कि एनिमल में यूज होती है, आइवरमेक्टिन उसका नाम है, जो कि चिचड़ों, बाज़ बात लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं इस दवाई से कि वो ज़ेरे जल्द ये इंजेक्शन लगता है, ये बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये गोश्त में लग जाए तो बाज़ औक़ात जो है वो एनिमल रेड यूरिन करना शुरू कर देता है, जिस तरह आगे सर का सवाल भी था। तो वो बाज़ औक़ात ये है कि अगर ये सबकड़ ना लगे तो इंट्रामस्कुलर लग जाए, गोश्त में लग जाए, पट्ठे में लग जाए, तो बाज़ औक़ात उससे ये होता है कि एनिमल में, कुछ एनिमल्स में जो खून जो पेशाब है उसके अंदर खून के आने की अलामत भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये ज़ेरे जल्द लगता है। तो ये मैंने एक पेपर का इसमें रेफरेंस दिया है। तो इस दवाई ने एफिकेसी कुछ जो है वो बेहतर शो की है इस बीमारी के इलाज में। तो ये एक ही बार लगता है, ये ज़ेरे जल्द लगता है, तो बेहतर है कि आप इसमें जो कोई बेहतर कंपनी है उसी का जो आइवरमेक्टिन है वो एक डोज लगा दिया करें। दूसरा, इसके अंदर स्टीरॉयड का यूज़, ये थोड़ा सा एहतियात इसमें, मतलब ये
ऐसा नहीं कि आप हर केस में डेक्सामेथासोन लगाते जाएं, प्रेग्नेंट को लगाते जाएं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये वायरस की वजह से जो खून के नीचे वाली नालियां हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह का मसला मिले तो गो फॉर डेक्सामेथासोन। ये इजिप्ट में जब ये बीमारी आई, बांग्लादेश में आई, इंडिया में आई, तो उनको जब मैंने उनके स्टडी किया वहां पे कि उन लोगों ने उसको ट्रीट कैसे किया, जो पब्लिश्ड पेपर थे उनके, तो मैंने देखा कि ज्यादातर उनने डॉक्यूमेंट किया कि इसमें डेक्सामेथासोन का वो जो ब्लॉकेज हो रहा होता है ब्लड वेसल्स का, उसको बचाने में डेक्सामेथासोन का एक बड़ा अहम रोल है। उसके बाद ये 2-3 पेपर है इसी के ऊपर। हर्बल इलाज, इसमें हर्बल इलाज, ये एक इंडियन है। लास्ट ईयर ये बीमारी इंडिया में काफी आई और उन्होंने 2 ट्रीटमेंट्स इसके ऊपर की। एक बड़ी आसान सी ट्रीटमेंट है, उसके अंदर उन्होंने 10 पान के पत्ते लिए और साथ में 10 ग्राम उन्होंने उसमें जो ब्लैक पेपर है जिसे हम काली मिर्च कहते हैं ये ऐड की, और जो साथ में जो 1 पाव है उसके अंदर वो गुड़ मिक्स किया, और जो साल्ट है, नमक है, वो उसमें 10 ग्राम ऐड किया। तो ये मिक्सर बना के अच्छी तरह इसको उन्होंने दिन में एज ए सिंगल डोज दिन में 3 बार इस्तेमाल किया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप जो एलोपैथिक मेडिसिन है इंजेक्शन के साथ आप हर्बल मेडिकेशन करते हैं तो उसका जो रिस्पांस है ये काफ़ी बेहतर आता है। तो इसमें ये 2 फार्मूलाज उन्होंने दिए हुए हैं। ये फार्मूला नंबर 1 है जिसका मैंने ये पेपर का रेफरेंस भी लगाया हुआ है, और राइट पे जो है वो फार्मूला नंबर 2 प्रेपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले आप अपने एनिमल की फॉर्म देखें कि कौन सी आ रही है। ये माइल्ड फॉर्म है, ये मॉडरेट फॉर्म है, या ये इसकी शदीद फॉर्म है, सीवियर फॉर्म है। ऊपर ये दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन लगा दें एनिमल को सिंगल डोज। डेक्सामेथासोन कोशिश करें कि आप प्रेग्नेंट एनिमल में ना लगाएं। माइल्ड केस में आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट में भी ऑप्शनल है कि आप इस केस को रिव्यू करवा लें एक वेटनेरियन से, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने लगाना है कि नहीं लगाना। सीवियर फॉर्म में जो है वो सजेस्टेड है कि आप डेक्सामेथासोन को यूज करें। एंटीबायोटिक्स माइल्ड फॉर्म में आपको कोई एंटीबायोटिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मॉडरेट फॉर्म में आप अमोक्सिसिलिन यूज कर सकते हैं, एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं। और जो सीवियर फॉर्म है इसके अंदर चूंकि इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें साथ में पेनिसिलिन के स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स करती है। बुखार उतारने वाली दवाइयाँ माइल्ड फॉर्म में चूंकि बुखार नहीं होता तो इसमें जरूरत है नहीं। मॉडरेट फॉर्म में आप मिलॉक्सिडिन और फ्लुनिक्सिन, मेब्ल्यूमिन ये यूज कर सकते हैं। और जो सीवियर फॉर्म है इसमें भी यही 2 एनसिड्स ज्यादा बेहतर है। एनसिड्स काफी किस्म के आते हैं इसमें, कीटोप्रोफिन भी आता है, कई आते हैं इसमें। तो जो इसके ऊपर ज्यादा स्टडीज है कि जो बेहतर रिस्पांस देता है वो मिलॉक्सिडिन है और फ्लुनिक्सिन, मेब्ल्यूमिन है। उसके बाद एंटी हिस्टामिनिक आप लोगों ने अक्सर ने नाम सुना होगा, मेप्रासान, आल मशहूर मारूफ टीका। तो ये एंटी हिस्टामिनिक फेनविल के नाम से आता है, फेनरामिन मैलिएट, मेप्रामिन मैलिएट। तो माइल्ड में ये आप यूज कर लें। माइल्ड में सिर्फ देखें 2 इंजेक्शन लग रहे हैं, एक आइवरमेक्टिन का और एक एंटीहिस्टामिन का। मॉडरेट में आइवरमेक्टिन लग रहा है, एंटीबायोटिक लग रही है और एनसेड लग रहा है, उसमें आपको एंटीहिस्टामिन लगाने की जरूरत नहीं है उसके साथ। जो सीवियर फॉर्म है इसका ट्रीटमेंट टोटल डिफरेंट है। उसमें आप आइवरमेक्टिन भी लगा रहे हैं, डेक्सामेथासोन की तरफ भी जा रहे हैं, और साथ में आप एनसेड भी लगा रहे हैं। सीरम आजकल फील्ड में काफी चला हुआ है, लोग धड़ाधड़ सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट नो कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, किस तरह है, क्योंकि ये अक्सर वैक्सीनेटेड एनिमल्स को भी, मैं थोड़े दिनों पहले अवैध साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि जो वैक्सीनेटेड एनिमल है वो भी अक्सर जो है वो सीरो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है। तो वैक्सीन के बाद भी इस डिजीज में सीरम नहीं मतलब रेज हो पा रहा है। तो सीरम असल में इस बीमारी का इलाज नहीं है। वो बीमारियां जिसमें खून की नालियों की सोजश होती है उसके अंदर जो है सीरम का इस्तेमाल जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। तो खुदारा इन मसलों से, इन चीजों से आप निकले। लोग अभी मैं देख रहा हूँ कोई 800 के डोज लगवा रहा है, कोई 1200 के डोज लगा रहा है और 4-4 ml लगा रहे हैं, उसका कोई पता ही नहीं है, वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। दैट इज अ स्कैम। मैं अक्सर कहता हूँ दैट इज अ स्कैम। तो इससे आप बचें। आप अपने एनिमल का बेहतर, जो बीमार है उसको देखें स्टेज कौन सी है और उसका आप बेहतर इलाज करें। जी शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो जी आपका इसमें?
डॉक्टर साहब इसमें अपने टॉपिकल का कुछ बताइएगा, टॉपिकल क्या लगा सकते हैं इनके टॉपिकल बिल्कुल, जब इसमें लीजन्स रप्चर होना शुरू होते हैं ना जी, तब टॉपिकल का इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसमें मैगट वुंड जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो टॉपिकल का बाज़ औक़ात कुछ देसी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बेहतरीन शावरिंग है। और जहाँ पे कोई लीजन्स डेवलप हो रहा है वहाँ पे आप कुछ स्प्रेज भी आती हैं जिसके अंदर पैराजिन प्लस होता है, या आप सैगुवान और पार्डिन का सोल्यूशन लगा दें, द बेस्ट फॉर दैट वुंड, क्योंकि अब वहाँ पे जस्ट वुंड का ट्रीटमेंट होगा। तो दैट इज बेस्ट फॉर दैट वुंड कि आप वहाँ पे पार्डिन लगा लें। और कीड़ों से बचने के लिए, मक्खी से बचने के लिए जो है वो आप जो है वो सैगुवान 1% सोल्यूशन बना के तो बॉडी वॉश एक आधा दे दिया करें दिन में। सब ये बताइए। अच्छा, अब सारा अगर हमने मतलब आपके इस रिकमेंडेशन जो आपने एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। और ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, मतलब जो एक एक मालूमात की फराहमी नहीं थी, आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। तो डॉक्टर साहब, ये जानवर कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? जब अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो आप इसको मतलब कितने दिनों का एक दौरानिया है, और उस दौरानिए में जिम्मेदारों को क्या करना चाहिए और प्रिवेंशन क्या करनी है, जानवर को एडिशनल क्या ऐसी आपने ये 2-3 जो अच्छी बातें बताई हैं, ये जो सप्लीमेंट्स, वो जो इंडिया वाली एग्जांपल दी है, तो उस जानवर को अलहदा कैसे रखा जाए, मैनेजमेंट का क्या उसमें होगा, तो थोड़ा सा ये भी बताइए। इसमें ये है कि आपके 2-3 इसमें क्वेश्चंस हैं जी। सबसे पहले तो जिसमें गिल्टी बन गई है ना जी, जो स्फीयर फार्म है, वो गिल्टी जाते जाते 33 दिन उन्होंने एवरेज लेगी, 33 डेज, यानी कि 1 महीना लेगी जी। वो उसने रप्चर होना है, रप्चर होने के बाद वहां पे वुंड जनरेट होना है, और उसने फिर ठीक होना। जो दूसरा है मॉडरेट केस यूजुअली तकरीबन ऑन एन एवरेज जो भी अब हम अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ जगहों पे, तो वो तकरीबन को 2 से 2.5 वीक, मतलब 2 से ढाई हफ्ते में सही हो जाता है एनिमल। जो माइल्ड वाला केस है ना जी, ये हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें गलतियां बनती हैं, बाद में फार्मर भी आके रिपोर्ट करता है जी ये 2 दिन रही थी, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो गई है और अब एनिमल ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। तो सीवियर केस है जिसमें लंप बन गया, वो 33 डेज लेगा, 33 दिन लेगा। और उसमें हर गिल्टी जो है वो अपने तौर पर, मतलब जैसे कहते हैं, वो फिसेगी, फिसने के बाद जाके स्फीयर में जी जी मतलब जी, हाँ जी, वो अच्छा स्फीयर में वो वहां पे एक वुंड क्रिएट होगा, और अच्छा वो अंदर से गिर जाएगी। दैट इज द डेड टिश्यू एक्चुअली, वो अंदर से गिर जाएगी। वो वहां पे एक होल सा क्रिएट होगा। ये आपकी जो पिक्चर नहीं लगी हुई जो आपने इसमें साबी में लगाया हुआ है, जी जी जी, जो इसके अंदर भी आप देखें तो ये वो एनिमल है जिसमें गिल्टियां रप्चर कर गई हैं, फट गई हैं। सही सही। तो इससे फिर ये हुआ कि अब जब ये फेज आ जाता है तो इसमें जो कि बीमारी के फैलने का भी बहुत अंदेशा है, जो कि मक्खियां भी हैं फार्म के ऊपर, और अगर आपके 10 जानवर हैं, एक जानवर का मसला आया है, दूसरे जानवरों को कैसे बचाना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर मतलब बताइए डॉक्टर सर उसका सबसे बेहतर इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप बीमार को अलहदा करें, वहां से बिल्कुल सेपरेट करें। उसके ऊपर आप 1% बना के सैगवान सोल्यूशन वो स्प्रे करें, और ताकि उसके ऊपर जो फर्दर जो ट्रांसमिशन है उसका सीव जाली वाला कमरा, वो पता नहीं किस तरह मैनेज हो सकता है, लेकिन दैट इज द बेस्ट। अब जो जानवर आपके मतलब अभी मसले में आए नहीं है, उसके ऊपर मेरी तो स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि भाई आप उनको वैक्सीन कर दें। कुछ लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई बीमारी तो गई है तो हम इसमें वैक्सीन क्यों करें, क्योंकि वैक्सीन भी लाइव अटेनुएटेड है। देखें, या तो फिर आप वेट करें 1 महीना, सवा महीना कि आपके एनिमल्स 50% इस बीमारी में आ जाए, ठीक है। ये अभी कुछ फर्म्स हमने रिव्यू किए 1-2 दिन पहले, वैसे साहब से भी मेरी इसी टॉपिक पे डिस्कशन हमारी हो रही थी, बल्कि एक फर्म पे हमारा इस पे डिस्कशन भी हुई कि दे वर नॉट एग्री कि हम इसमें वैक्सीन करें, क्योंकि बीमारी तो कुछ एनिमल्स में आ गई है। आई सेड गो फॉर वैक्सीनेशन ऑफ द हेल्दी एनिमल। आप करें, जो जिन्होंने अभी अलामात नहीं दिए हैं, जिनके अभी गदूद नहीं सूजे हैं, आप उनको लगाएं वैक्सीन। वैक्सीन का फायदा ये है कि ठीक 15 दिनों के बाद उसका कुछ टाइटर बनना शुरू हो जाता है उस वैक्सीन का। उसके बाद एनिमल आपके फार्म पे अगला कोई सीवियर केस आएगा नहीं। अगर आप वैक्सीन ही ना जी करते,
तो आपके पास महीना सवा महीना केस आते ही रहेंगे, और उसके अंदर आपके पास सीवियर भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे। तो वैक्सीन मस्ट गो फॉर वैक्सीन ऑफ हेल्दी एनिमल्स। इस पे वो वैक्सीन से बाज़ लोग कहते हैं कि एकदम केस निकल आए हैं, केस आ रहे होते हैं, चेंज द नीडल चेंज करके आप वैक्सीन लगाते जाएं, सबकट वैक्सीन लगाते जाएं, बेहतरीन वैक्सीन लगाएं इसमें, जो कोल्ड चेन, डॉक्टर को इसकी बुला के वैक्सीन का वैक्सीन क्या लगाएं। आता है? इसका हाँ जी, वैक्सीन जो ये तो इतना अवेलेबल है अभी पाकिस्तान में, लोकली प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, या बाहर से ला रहे हैं, या इसकी मिकदार मौजूद है? सर 2 किस्म की वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है। प्राइवेट का मैं कोई नाम कोई भी नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन ये है कि कुछ 3-4 वैक्सीन रजिस्टर्ड हैं जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका रिस्पांस ठीक है। इसके अंदर जो नीथलिंग स्ट्रेन है वो सबसे बेहतरीन है। दुनिया में जब ये बीमारी आई है तो उन्होंने ये वैक्सीन की स्ट्रेन यूज़ की थी और जिसने बेस्ट प्रोटेक्शन दी। अब इसमें ये है कि कुछ जगहों पे लोग गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की वैक्सीन इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये हेट्रोलोगस वैक्सीन है, ये बहुत थोड़ी प्रोटेक्शन देती है। आप इसको आउटब्रेक जब चल रही हो आप उसमें इस वैक्सीन को प्रेफर नहीं करते। तो इसलिए आप जो है वो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स, इसके ऊपर ओआई का लिटरेचर मौजूद है, इसके ऊपर एफएओ का लिटरेचर मौजूद है कि जो कहते हैं कि भाई आप इस वैक्सीन को यूज ना करें। ये एक्सपेरिमेंट इससे पहले हो चुके हैं। 1980 में इजिप्ट में, इसराइल में जब ये डिजीज आई है तो उन्होंने ये शीप गोट और ये गोट पॉक्स की वैक्सीन लगा के बैठे हुए थे, शीप पॉक्स की, कि भाई हम तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन जब आउटब्रेक आई तो वो बड़ी सीवियर आई। तो इसलिए ये बड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन देती है या पार्शियल प्रोटेक्शन देती है। तो आप नीथली, ये जो प्राइवेट वैक्सीन आ रही हैं, हमारे पास गवर्नमेंट में जो वैक्सीन है वो शीप और गोट पॉक्स की अवेलेबल है। तो इसलिए जो है वो आप बेहतर है कि आप इस तरफ आए। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीन की है, बाज़ फर्म्स वाले भी कहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन आई नहीं है। हमारे पास केस आ गए हैं, उनसे पूछते हैं कितनी देर बाद आए हैं जी, वो कहते हैं जी कि महीने बाद आ गए हैं, 1.5 महीने बाद आ गए हैं। देखिए वो जो केस आपके पास आए हैं वो कोई केस आपका सीवियर नहीं होगा। वो जानवर खाता पीता रहेगा, थोड़े बहुत लम्प्स बनेंगे, वो किसी बगैर किसी इलाज के जो एनिमल है वो सही हो जाएगा। यानी कि वैक्सीनेटेड आपका एनिमल सीवियर नहीं होगा। सेम पैटर्न जिस तरह आपने लोगों ने कोरोना वायरल इन्फेक्शंस में देखा कि जिनको जब से वैक्सीन लगी कोरोना वायरस आया ज़रूर, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी थी वो कम थी। तो इसलिए इस बीमारी का एक ही बचाव है, और वो बचाव जो है वो वैक्सीन है, और वो वैक्सीन जो है वो नीथलिंग स्ट्रेन के साथ है। तो वो अगर आपके फार्म पे खुदा ना खास्ते आधा केस आ गया है, आप घबराएं नहीं, आप बाकी वैक्सीन, बाकी एनिमल्स को वैक्सीन लगा दें, क्योंकि आप 15 दिनों के बाद आपका फार्म सेव होगा। अदरवाइज आप महीना 1.5 महीना इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते। जी सर, एनी डॉक्टर क्वेश्चन? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कोलीग हैं डॉक्टर, यहाँ पर फार्मर भी हैं हमारे साथ। मलिक यूसुफ साहब आपने ज्वाइन किया, आप चोलिस्तान में जाते रहते हैं, बल्कि आपका तो अपना वहाँ पर फार्म भी है, तो ये वहाँ पर जिम्मेदार इस वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें मलिक साहब, क्योंकि ये बैठक होती है इनफॉर्मल है। जी एक मिनट जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे तो इसमें जानवर काफी सारे मर भी गए हैं, कोई तकरीबन कोई 10-15 से भी ज्यादा, और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है मुख्तलिफ में, मतलब यानी कि जो छोटे हमारे बच्चे थे उनको हुआ है, तो उनमें वो जाहिर है मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है। वैक्सीनेटेड जानवर भी मेरे 5-6 जो है ना वो उनकी भी मतलब कैजुअलिटी हुई है। तो जो मेरे अटेंडेंट हैं वो तो ये कहते हैं जी कि वैक्सीनेशन ने भी असर नहीं किया, हालांकि हमने तो लाइफ स्टॉक की टीम को भेज के करवाई। और जानवर की आइसोलेशन हमारे यहाँ तो चोलिस्तान में जिस तरह बारिशें हुई हैं, तो आप अगर जाके कोई सर्वे करें, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब ने या इनकी किसी टीम ने कोई सर्वे किया हो, वहाँ तो इस तरह के जानवर मरे पड़े हैं कि बस बदबू ही बदबू है हर साइड पे, और लोग उनको यानी कि दफन भी नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत एक किस्म की खतरनाक हद तक ये बीमारी गई हुई है।
रोजी रोटी किसान की हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक है, और हर बंदे की जो है ना परेशानी सबसे बड़ी यही है कि मुझे नहीं पता कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं काम कर रही। वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड जानवर जो ग्राउंड रियलिटी है वो बराबर है, उसमें मतलब जिस पे भी आ गई है वो मतलब उसमें वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की कोई लक काम या अपना काम कर जाए, बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज जो है ना बहुत सारे जानवर मर गए हैं। तो साइंटिफिकली तो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, मैं तो जानवरों का एक मतलब जो ये कह सकते हैं कि मैं एक फार्मर हूँ, एज ए फार्मर मुझे नहीं पता कि वैक्सीनेशन बिल्कुल फेल क्यों हुई है। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अवैस साहब फिर आपकी तरफ आते हैं। ये मिथ भी है और ये रियलिटी भी है, और जो अभी मालिक साहब जो बता रहे हैं, जो कि वहाँ पर जो ज़्यादा हमारा चुलिस्तान का जानवर वो लोकल जानवर है, वहाँ पर तो एक्सोटिक जानवर नहीं है, बाहर का जानवर नहीं है। तो वहाँ पर भी ये बहुत सीवियर मसला है, तो इसके बारे में आपका क्या है राय डॉक्टर साहब? अच्छा यूसुफ साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि वैक्सीन कौन सी वहाँ पे की गई? ये जो सरकारी वैक्सीन थी जाके खुद आपने परचेज करके दी थी? नहीं सर, ये सरकारी वैक्सीन जो है ना हमारा जो लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट का है ना उन्होंने की है। तकरीबन वो कोई मेरे 150 जानवर की है, मतलब उसको ना जी मुख्तलिफ टेन्योर में की है, क्योंकि जानवर हमारे ना हमारे सेपरेट थे, मिल्किंग सेपरेट थी और नॉन मिल्किंग वो मतलब सेपरेट थी। तो किसी को महीना 2 महीने पहले, किसी को बाद में, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं रुकी उनकी। अभी भी कोई सर्वे करे तो चोलिस्तान का सबसे बड़ा, क्योंकि ओपन ग्रेजिंग है सर यहाँ पे, तो आपने शायद देखा भी हो चोलिस्तान, आपका लाइफ स्टॉक से आप का एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैं तो एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ओपन ग्रेजिंग है, आइसोलेशन नहीं है, जानवर मिक्स होते हैं एक दूसरे को, वो स्किन को चाटते भी हैं एक दूसरे के साथ जो है ना जी, कि वो जिसको ये कह सकते हैं कि वो खुजली भी करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वहां से भी इनका चांसेस होते हैं कि ट्रांसमिशन के, वायरल डिजीज है। तो कोई अभी तक कोई बात बन नहीं पा रही। सर जैसे अभी डॉक्टर जाहिद साहब ने बात की वैक्सीन की, उसमें जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो वैक्सीन कर रहा है वो गोट पॉक्स की वैक्सीन है, जो लाहौर में जो इनका वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो वैक्सीन बनाता है, और वो वैक्सीन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कर रहा है गोट पॉक्स की, जो बकरियों में पॉक्स की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन होती है, और उसकी कुछ डोज जो है उसको बढ़ा के वो करते हैं। लेकिन वो वैक्सीन अभी डॉक्टर जाहिद साहब ने भी बात की कि वो फुल प्रोटेक्शन नहीं देती है वो वैक्सीन। सही बात, और सही बात। दुनिया में भी वो वैक्सीन हुई, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की इजिप्ट की, इसराइल की, वो वैक्सीन इमरजेंसी में तो है कि जब आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब अगर वो वैक्सीन की जाती है तो वो एक इमरजेंसी की सूरत में है। अदरवाइज जो मतलब स्टडीज हैं उसमें जस्ट वो है कि 30-40% तक वो वैक्सीन कारामद हो सकती है, जो प्रोटेक्शन देती है। एक्चुअल जो वैक्सीन है वो है लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन, जो नीदलिंग स्ट्रेन वायरस से बनी हुई वैक्सीन जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। और हमने जो जो देखा है जिन जगहों पे हमारा अपना जो यूनिवर्सिटी का फार्म है वहाँ पे भी हमने ये शुरू में तो वो चूंकि वो वैक्सीन नहीं थी दूसरी लंपी स्किन वाली, तो हमने वहाँ पे भी जो गोट पॉक्स वैक्सीन लेके की, लेकिन वहाँ पे जब चंद एक केसेस आए तो हमने फौरन वहाँ पे जो लंपी स्किन डिजीज नीदलिंग स्ट्रेन वाली वैक्सीन की, और हमारे वो केसेस वहाँ पे रुक गए। जो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो हमने हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो हमने खुद देखा। और जी सही। ऐसे फार्म जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की थी कि जहाँ पे लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन हुई है वहाँ पे अगर बीमारी आई भी है तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक सवियरिटी नहीं उस बीमारी की, इतनी बहुत कम मतलब बीमारी की शिद्दत आई है, और वो एनिमल जो है खुद ब खुद ही जो है वो कवर होते गए हैं। बाकी चुलिस्तान का एरिया है, बरसात का मौसम, बारिशों में हमने देखा है कि इसमें जो बीमारी है उसकी फैलाव जो है उसने भी शिद्दत इख्तियार की है,
और दूसरा अभी हनान साहब ने सवाल भी पूछा था कि एक जो डेड एनिमल है उसकी डिस्पोजल कैसे करनी है। तो ये जो ओपन फेंक देते हैं मरे जानवर को फसलों में या सड़कों के किनारे पे, तो ये भी एक बड़ी वजह है इस बीमारी के फैलाव की, क्योंकि जब जानवर को बीमारी होती है तो वो वायरस से भरा हुआ जानवर होता है, और जितना वायरस ज्यादा होगा उतना उसका फैलाव ज्यादा होगा, उतनी उसकी बीमारी जानवर दूसरे जानवरों में बीमारी की शिद्दत ज्यादा आएगी। तो उसमें ऐसा लाया अमल जरूर होना चाहिए कि अगर कोई भी लंपी स्किन वाला जो जानवर मुर्दा जानवर है तो उसको प्रॉपर तरीके से कहीं वो दफन किया जाए जमीन के अंदर गड़ा खोद के। एक और बड़ी अहम बात की यूसुफ साहब ने ग्रेजिंग वाली, तो ये भी एक बीमारी के जो फैलाव का बड़ा एक फैक्टर है कि जब जानवर ग्रेजिंग पे जाते हैं तो वो मुख्तलिफ जानवरों से उनका कांटेक्ट होता है, उनकी मिक्सिंग होती है, और उस दौरान वो एक जानवर से दूसरे जानवर से बीमारी लेते हैं देते हैं। और इस तरह के जो ग्रेजिंग के ऊपर फिर ये भी एक मसला होता है कि अगर कोई बीमार जानवर हो जाता है तो उसकी आइसोलेशन का भी मसला है, क्योंकि आइसोलेशन डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ये भी एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर है कि जानवर जो है, क्योंकि बीमार जानवर है उसमें से जो भी उसके साथ अगर उसके ऊपर मक्खी आएगी मच्छर आएगा वो वायरस लेके दूसरे जानवर को स्प्रेड करेगा, और इसी तरह से जो है अगर वहां पे उस जानवर का दूसरे जानवरों के साथ कांटेक्ट होगा तो उससे भी वो स्प्रेड करेगा। तो ये भी एक रीजन है कि ग्रेजिंग में एनिमल जो है उसमें इस बीमारी का फैलाव ज्यादा है, क्योंकि वो उनकी वो ओपन एक्सेस होती है जो चरागाहें हैं वहाँ पे, बानिस्बत एक जो फार्म पे जो रेस्ट्रिक्टेड एनिमल है वहाँ पे दूसरे जानवरों का और इंसानों का भी इवन जो आना जाना जो है वो कम होता है। तो ये एक वजह हो सकती है। बाकी मेरी तो यही गुजारिश है, मेरा यही है कि ऐसे जो जानवर जो जितने भी हमारे जो फार्मर हजरात सुन रहे हैं वो लंपी स्किन डिजीज की जो नीडलिंग स्ट्रेन वाली वैक्सीन है जो कि इम्पोर्टेड वैक्सीन है, कोई 3 या 4 वैक्सीन जो है वो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं जो कि जहाँ पे मौजूद हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। वो थोड़ी कॉस्ट उसकी पड़ जाती है, मेरा ख्याल 250 से 350 रुपए की शायद एक डोज वो पड़ती होगी, लेकिन उस वैक्सीन की तरफ जाके इस बीमारी के नुकसान से बचा जा सकता है। इसकी अगर मैं एक मुझे अलाउ करें मैं एक जो स्लाइड शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन अपनी शेयर करके कि इस जानवर से बचाव के लिए क्या क्या तदाबीर की जा सकती हैं। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। जी सर, आपको शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। जी थैंक यू। तो बाकी ट्रीटमेंट वाला जाहिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसमें मैं एक एडिशन करूंगा कि हम जो विटामिन AD3E इसको भी रिकमेंड करते हैं। ऐसी अद्वियात जिससे जानवर का जो कुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम है वो मजबूत हो, तो उसमें जो विटामिन A, D और E जो है इनका रोल बड़ा अहम है। इसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 से 5 दिन तक ये भी लगा सकते हैं। अगर ये लगाना मुश्किल है तो लिवेमिसोल, ये पेट के कीड़ों वाली एक दवाई है लिवेमिसोल, ये पीले रंग का एक डिवर्मर होता है और मार्केट में मुख्तलिफ नामों से मैं नाम ले देता हूँ, जैसे नीलवर्म है। तो इसकी जो है आधी डोज कीड़े मारने के लिए हम देते हैं फुल डोज, तो इसमें आधी डोज जो है वो 3 मिलीग्राम पर केजी, या आप कह लें कि रफली 30 से 40 सीसी जो है वो जानवर को 3 दिन तक लगातार पिलाएं। तो इसका जो एक तो वो पेट के कीड़ों वाला एक अलादा है, अगर इस डोज पे देंगे तो ये जानवर का जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको कुव्वत बख्शेगा। और इसी तरह से बहुत और भी चीज़ें हैं, जैसे जिंक सल्फेट है 2 हफ्ते के लिए वो आप दे सकते हैं 3 ग्राम रोज़ाना अगर बीमारी चल रही है तो बीमार और सेहतमंद जानवरों को। इसी तरह से विटामिन C जो है, विटामिन C
बहुत अच्छा एक विटामिन है जो अब जानवरों के लिए उसकी जो ओरल प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं कि वो पानी में मिक्स कर दें तो वो जानवर पीता रहे। अगर इस बीमारी की फेज चल रही हो तो विटामिन सी उनके लिए ऐड किया जा सकता है। तो जहाँ तक कंट्रोल का ताल्लुक है उसमें ये वाला एलिमेंट जो मुझे इस पूरे सिनेरियो में लगा है वो मिसिंग लगा है। जो पहला स्टेप जो है ये जो FAO और जो हमारी जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी जो अगर आप पढ़ेंगे तो पहला स्टेप जो है वो है आगाही। तो ये जो सावी ने अब आज ये जो प्रोग्राम रखा हुआ जो सावी बैठक तो ये एक आगाही मुहिम है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। और ये वाली जो मुहिम है आगाही अवेयरनेस पब्लिक के लिए वो मुझे तो वो कम नज़र आई है। जिसमें जैसे कोरोना में था तो हम जगह जगह देखते थे टेलीविजन के ऊपर हर चैनल के ऊपर इश्तहारात आ रहे थे, अखबारों के अंदर आ रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में आ रहा था। लेकिन फार्मर की आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर इस बीमारी से बचना कैसे है उसको। ये जैसे आज हम ये सारी इतनी सारी बातें हमने शेयर की डिस्कस की, अगर यही एक मास लेवल पे जो है इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए तो ताकि जिससे फार्मर को बताया जाए जैसे कोरोना में बताते थे जी 6 फुट का फासला रखना है, हाथ को 20 सेकंड के लिए वॉश करना है, मास्क पहनना है, तो लोगों में अवेयरनेस आई। तो इसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैं इसको बड़ा स्ट्रेस करके कहूँगा कि हमारा जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसमें चीज़ें आई लेकिन उसमें वो दूसरे तरीके से आई, उसकी दूसरा रुख बताया गया कि जी ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इंसानों को लग जाती है, ये है फलां है, इस तरह की मतलब प्रोपेगेंडा ज़रूर हुआ। लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो थे जो अदारों की तरफ से होना चाहिए था वो मेरा ख्याल कम रहा है। और तो ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस जो है। और आई अप्रिशिएट कि ये सावी बैठक की सूरत में ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन है और ये अवेयरनेस ज़रूरी है सबके लिए ही, उसमें डॉक्टर्स के लिए भी क्योंकि नई बीमारी है, जो फील्ड में जो डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी चाहिए, जो पैरा वेटनरी स्टाफ है उसके लिए भी चाहिए, फार्मर के लिए चाहिए, इवन ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो जानवरों को लेके जाते हैं उनके लिए, जो इंसेमिनेटर्स हैं, सब के लिए अवेयरनेस जो है ये की फैक्टर है कि हमें अवेयरनेस। और उसके बाद रिपोर्ट कि कहीं पे भी कोई बीमारी कोई केस नजर है फार्मर को, डॉक्टर को, तो उसको रिपोर्ट करे, उसको बताए ज़रूर कि जी मेरे फार्म पे मेरे जानवरों में ये बीमारी आई हुई है। और इसी तरह से फिर आगे जाके ये सर्वेलेंस प्रोग्राम्स होते हैं कि उसमें देखा जाता है कि जी बीमारी की जो शिद्दत है वो किन एरिया कैसे आई। अभी ये चीज़ भी एक एस्टेब्लिश करने वाली है ये अदनान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीमारी हमारे मुल्क में आई कैसे। ये भी एक सर्चेबल एक सवाल है कि जिसके ऊपर काम होना है। वैसा ये एक डिबेट इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन ये जो आपने शुरू में जो बात की ना, ये इसके बारे में जो ना इमरजेंसी वाली बात होनी चाहिए कि इसको घबराना नहीं है, लेकिन इसको फेस करना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की और इंशाल्लाह सावी क्योंकि हमारा जिम्मेदार जो है वो सिर्फ कपास का या गन्ने का जिम्मेदार नहीं है, उसके पास जानवर भी। मुझे ये सिर्फ बताइए डॉक्टर साहब कि अगर कोई जानवर की बीमारी लगी हुई है उसका दूध पिया जा सकता है या कल अगर उसको किसी ने ज़िबा किया है क्या उसका गोश्त खाया जा सकता है, इसके बारे में भी आप जरा बताइए। जो काफी सारी बाकी ये इंसानों की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है और इसका जो दूध है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका गोश्त जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्योंकि इस बीमारी का वो जो लंप बनता है वो गोश्त के अंदर नहीं बनते हैं। हाँ, अगर जिस्म के अंदर फेफड़ों पे, जिगर पे या कहीं और, तो उनको आप अलहदा करके उनको ज़ाया कर दें, और गोश्त जो है उसको पका के उसको कंज्यूम किया जा सकता है। और इसी तरह से दूध जो है उसको बॉयल करके उसको पिया जाए। मतलब कहने का ये है कि ये इंसानों की बीमारी नहीं है कि हम जानवरों के साथ डील करते हैं, उनके सैंपल्स लेते हैं, तो ये जानवर इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल नहीं होती है जानवरों से। तो इसलिए जानवर की वो जो सारी जो चीज़ें हैं वो सेफ हैं। ये इसकी एक अच्छी बात है कि ये इंसानों में ये बीमारी नहीं लगती। अच्छा, ये भी है, शुरू में भी बात हुई थी वो ईद उल अजहा के हवाले से, जो कैटल मूवमेंट के जो जानवरों की मूवमेंट है, ये भी एक बड़ा जरिया है स्प्रेड का। तो दुनिया में तो यही होता है कि इस तरह की जब बीमारी आती है तो मूवमेंट के लॉज बने हुए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो वो मूवमेंट को कंट्रोल कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जितनी मूवमेंट ज़्यादा होगी उतनी जो है बीमारी उसका स्प्रेड ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ये ईद के बाद ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैली। तो ये भी एक उसकी रीज़न हो सकती है कि अक्रॉस द कंट्री जो है वो बीमारी जो है वो एनिमल जो है वो ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई। और बाकी वैक्सीनेशन के ऊपर बात हुई है कि वैक्सीन अगेन हम स्ट्रेस करेंगे, मैं भी, डॉक्टर जाहिद साहब भी कर रहे थे कि नीडलिंग स्ट्रेन LSD वैक्सीन वो करवाएं। और अगर बीमारी आ गई है तो बीमार जानवरों को छोड़ के जो ज़ाहरी तौर पे सेहतमंद जानवर नज़र आ रहे हैं उनको वैक्सीन कर दें। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके केसेस निकलते रहेंगे। जैसे ही आप वैक्सीन कर देंगे तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद आपके केसेस निकलना जो है वो खत्म हो जाएंगे। बाकी वेक्टर कंट्रोल के ऊपर डॉक्टर साहबा ने भी बात की थी। ये ज़रूरी है, फ्लाइज हैं, मच्छर हैं, तो इसमें मुख्तलिफ स्प्रेज हैं, मिलते हैं मार्केट में। आलमोस्ट वो जो फसलों पे हम करते हैं वो साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, वही साल्ट्स होते हैं, कूमाफॉस, उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है स्प्रे करने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बड़ा एक अपने फार्मर्स के लिए एक आसान सा एक नुस्खा बताता हूँ कि जिसमें हम ये जो काफूर होता है वो लेके एक हिस्सा काफूर का और एक हिस्सा ये जो फिनाइल की गोलियां हैं वो लेके और 20 लीटर पानी और उसके अंदर 5 हिस्से जो है वो ये सरसों का ऑयल मिक्स करके अगर इसको स्प्रे किया जाए, इसको आप जो बीमार जानवर है या दूसरे जानवर उनके ऊपर भी स्प्रे कर दें, तो ये बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट है। और हमने देखा है कि जहाँ पे मैंने ये चीज़ करवाई है वहाँ पे इस बीमारी का जो फैलाव है वो रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीमारी के फैलाव को कम करेंगी, ख़त्म नहीं करेंगी। और जो सबसे अच्छा जो वो तरीका है वो वैक्सीन है। दूसरा है बायोसिक्योरिटी की बात हो रही थी, वो बड़े फार्म्स के ऊपर तो मुमकिन है, होती भी है, लेकिन हमारे जो छोटे फार्मर हजरात हैं उनको भी चाहिए कि जब ये बीमारी कहीं पे आ गई है तो अपने फार्म के ऊपर कोई स्प्रे जो होता है, कुछ महंगे स्प्रे हैं, तो आई सजेस्ट कि जो ब्लीच होता है, हम जो कपड़े धोने वाला ब्लीच है उसकी स्प्रे कर दे। ये जो इन्वायरमेंट के अंदर जो वायरस है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्लीच कर सकते हैं जो आम घरों में बहुत सस्ता एक जरिया है। इसी तरह से जो 2% पायोडीन पायोडीन का 2% महलूल बना के उसकी स्प्रे की जा सकती है बीमारी की सूरत में, ताकि इस बीमारी का जो है फैलाव जो है उससे रोक बचा जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे आजकल जैसे बीमारी है तो जो थोड़े अच्छे फार्म है वो तो बिल्कुल बायोसिक्योरिटी उसमें जो विजिटर्स को वो अलाउ नहीं करते हैं,
लेकिन चूंकि हमारे देहातों में जो छोटे फार्मर्स हैं वहाँ पे शायद इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और ये सारी साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर, जैसे मैंने एक कॉल आई, एक फार्म था वहाँ से, तो वो वहाँ पे धूनी दे रहे थे, ठीक है, कोई संदल की या कोई इस तरह की धूनी थी, हम जी वो ना धूनी दे रहे हैं जी हम इसका, तो वो धूनी की इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अभी हमने बात की अलामात में कि इसमें सांस वाला जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है, लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब इंसान के, जानवर के फेफड़े मुतासर हों और ऊपर से आप उसको धूनी दें, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उस जानवर की क्या वो होगी हैसियत, उसके साथ क्या गुजरेगी उसके बाद। तो बाकी कुछ है कि जो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड, ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो बहुत सीवियर या पुराने केस है जो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जो महीने 2 महीने से खड़े हैं, और एक डॉक्टर जो है वो देख के बता सकता है कि जी इसकी कंडीशन कैसी है, ये बचेगा या नहीं बचेगा। अगर उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है तो बेहतर है कि उस जानवर को तलफ कर दिया जाए। उसको जो है एक कह लें कि एनिमल वेलफेयर के हवाले से भी, कि वो जानवर तकलीफ में भी है, उसकी तकलीफ भी दूर हो। ऐसे जानवर जो जिसका हो गया कि जी अब ये इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो ताकि वो दूसरे जानवरों के लिए बीमारी का बायस ना बने। तो ये भी एक नोट है इस जानवर बीमारी से बचने के लिए, कि जो दरीना जानवर बीमार हैं, जो किसी भी लग रहा है कि ये अब ठीक नहीं हो रहे। और लास्ट पे मैं मेरी अपने फार्मर भाइयों से ये गुजारिश होगी कि खुद से इलाज ना करें, खुदारा खुद से इलाज ना करें। कोई जो मुस्तनद डॉक्टर है, जो वेटनरी डॉक्टर है, उसको बुला के उससे अपने जानवर का ट्रीटमेंट करवाएं, ना कि खुद से सुने सुनाए तरीकों से इलाज करना शुरू कर दें। उससे उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, आप यही देखा है फील्ड में कि वो लोग धड़ाधड़ बीमारी वो दवाइयाँ लगाई जा रहे हैं, जैसे जाहिद साहब ने भी बात की। तो वो बीमारी से ज्यादा दवाई से जानवर को नुकसान हो रहा होता है, उसके वो लीवर डैमेज हो रहा होता है, उसके जो किडनीज है वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो किसी मुस्निद जो तजर्बाकार डॉक्टर, फील्ड में एक और भी बहुत सारे जो क्वैक्स हैं उनसे भी बचें। जिसको नो हो है, जो क्वालिफाइड है एक डॉक्टर, उससे अपने जानवर का इलाज करवाएं, ना कि खुद से उसको अपने तजर्बात उसके ऊपर शुरू कर दें। क्योंकि अब जानवर है, कीमती जानवर होते हैं, और जितना एक और है कि जितना अर्ली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतने ही रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। कि बाज़ औक़ात होता है कि वो हम देखते रहते हैं कि जी अभी तो इसमें शुरू हुई है, देखते हैं शायद, तो जैसे ही कोई शक पड़े, कोई नज़र आए कि ये जानवर बीमार है, हो रहा है, फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को बुलाएं, उसको चेक करवाएं और उसका प्रॉपर जो है तरीके से इलाज शुरू करवा दें। और बार बार दवाइयों को बदले ना खुदारा, कि आज एक दवाई लग रही है, कल दूसरी लग रही है। दवाई के असर होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज एक टीका लगा है तो कल शाम तक वो ठीक हो जाएगा। जैसे हम जाते हैं खुद भी दवाई लेने, तो डॉक्टर हमें 5-6 दिनों की दवाई लिख के देता है, तो वो 1-2 खुराकों से तो शायद हमें आराम नहीं आता, लेकिन बाद में वो, तो दवाइयों को फौरन ना बदलें कि आज एक लग रही है कल दूसरी लग रही है, इन चीज़ों का भी नुकसान होगा। तो और कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने सारे जो है मतलब जो जितनी प्रिवेंशन थी और इसके बारे में जो वो जो गलत किस्म की जो लोगों में अपने अंदाजों से जो टोटके हैं वो भी अवॉइड करने की आपने सजेशन दी है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब बताइए कि ये क्या ये हर जानवर का अभी पाकिस्तान में आ तो गया है मसला, जैसे कोविड है ना, कोविड हर बंदे को होना तो है जिंदगी में, ठीक है, तो क्या ये होएगा, जानवरों में इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो फिर जाएगी, या ये खत्म हो जाएगी, कुछ सीजनल इसके साथ होगा कि जब मच्छर मक्खी जो है सर्दियों में खत्म हो जाएगा, मे बी उस वक्त इसका कम हो जाए? आपका इसके बारे में क्या राय है?
इसमें भी यही है कि वैक्सीन होगी और वो जिसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जो कोरोना में एक आम, हमने तो इसको मतलब एनिमल्स में तो एक रूटीन की टर्म थी, हर्ड इम्यूनिटी हम पढ़ते थे इसको। और जब कोरोना आया तो वो जो ह्यूमन में भी वो ये टर्म यूज हुई, हर्ड इम्यूनिटी। तो एक तो ये है कि ये हर्ड इम्यूनिटी जो है ये डेवलप हो जाएगी, उससे ये बीमारी सबसाइड हो जाएगी, इसके केसेस कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो मौसम है, डेफिनेटली जैसे जो वेल की बीमारी आई थी जो 2013 में, जो बोवाइन एफिमरल फीवर, वो भी जो मच्छरों से और काटने वाले कीड़े जो हशरात हैं उनसे फैलती थी, तो वो भी इसी सीज़न में आती है। चूँकि इस सीज़न में जो हशरात हैं, जो मक्खी मच्छर जो ज़्यादा होते हैं, तो जैसे ही मेरा ख्याल है ये मौसम चेंज होगा तो ये जो वेक्टर है इसकी पॉपुलेशन कम होगी, और आई होप कि उससे इस बीमारी की जो शिद्दत है वो भी कम होगी। और लेकिन मेरे ख्याल में ये बीमारी अब रहेगी। अगर हम कहें कि जी ये इस साल या अगले साल ये खत्म हो जाएगी, ये एक जिसे हम कहते हैं ना, अभी तो ये एपिडेमिक है, जिसे हम कहते हैं कि आउटब्रेक है, एपिडेमिक है, वबाई बीमारी है। तो लेकिन ये एंडेमिक हो जाएगी कि जी इसके जो मे बी के आउटब्रेक्स ना आए, लेकिन ये मतलब सीजन में कुछ जगहों पे ये केस चलते रहें, तो ये एक सॉर्ट ऑफ के ये एंडेमिक हो जाएगी कि जैसे अब कोरोना है या इससे पहले जो हस्बैंड वो फ्लू आया था उसकी आउटब्रेक थी, तो वो फिर वो बाद में वो क्या कह लें कि हमारी जो लाइव स्टॉक की बीमारियां हैं गायों और भैंसों की, उसकी लिस्ट में एक बीमारी का ये इजाफा है। और रूटीन में हमें इसकी जो वैक्सीन है जो कि सजेस्ट की जाती है, हर सालाना वैक्सीनेशन इसकी हर साल जो है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, किसी कोलीग हैं हमारे साथ, चूंकि बैठक होती है, क्वेश्चन आंसर का सेशन है जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें जी? मलिक साहब आपने फिर पूछना हो, यूसुफ साहब या रिजवान साहब भी शामिल होंगे हमारे साथ अमेरिका से, डॉक्टर तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने भी चोलिस्तान से ज्वाइन किया, तारिक अब्बासी साहब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वहाँ पर इस बीमारी के बारे में, लोगों में क्या रिस्पांस क्या है। डॉक्टर साहब मलिक यूसुफ बात कर सकता हूँ? जी 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 जी, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस के साथ जो है ना पूरी बीमारी के बारे में समझाया और वो सारी चीज़ें बताई। तो मैंने एक मुख्तसर सा सवाल पूछना है कि जिस तरह आप मेरे 3-4 जानवरों को अब बीमारी जो है ना एक्यूट किस्म की है, वो खाना भी नहीं खा रहे, तो इस सिलसिले में क्या किया जाए किसान को, जब वहाँ पे इस लेवल पे आ जाए कि उसमें इम्यूनिटी भी खत्म हो जाए और जानवर उठ भी ना सके, लेकिन है बड़े कीमती जानवर, डिस्कार्ड भी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इंसान की कोशिश होती है कि जिस तरह हमारा इंसान बच जाए तो मेरा जानवर बच जाए, मेरे पास तो और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का हमें क्या करना चाहिए कि जब इस लेवल पे बीमार हमारा जानवर हो जाए? ये डॉक्टर साहब से पूछना था, कोई इसका इलाज वगैरह बता दें। इस में भी एक तो जो एक पहले ट्रीटमेंट बताया गया, तो जब जानवर का जो इनटेक कम हो जाता है, खाना पीना वो छोड़ देता है, ज़ाहिर है उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आनी है, वो तो खुराक से आनी है। तो उसके लिए फिर हम उसको फ्लूइड थेरेपी के ऊपर ले आते हैं। उसको जो ग्लूकोज है, जिसे हम आम ज़बान में समझाने के लिए कहते हैं ड्रिप, के ग्लूकोज और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उनको इंट्रावीनस जो है वो लगाने चाहिए। और उसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन्स हैं जो प्रिपरेशन वो अवेलेबल हैं, तो वो ये सारी की सारी सपोर्टिव है ताकि जानवर को एनर्जी मिलती रहे, उसको उसके अंदर जो पानी की कमी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, खुराक नहीं ले रहा, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके लिए उसको ग्लूकोज चाहिए। और पानी नहीं पी रहा, उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके मुंह के अंदर से रालें निकल रही हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया हो रहा है। तो फ्लूइड थेरेपी जो है और उसके साथ मल्टीविटामिन्स, ये उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो देने पड़ते हैं, और हम देते भी हैं। जो जानवर
बिल्कुल खाते पीते नहीं है, या जो जानवर बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ जानवर इसमें बैठ जाते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जो साइड है उसको पलटते रहें, क्योंकि जानवर हैवी जानवर होता है। जब वो एक ही साइड पे जानवर बैठा रहता है तो उसके पट्ठों के ऊपर वजन पड़ता रहता है, जिसकी वजह से उसके जो असाब और उसके जो पट्ठे हैं वो डैमेज होते रहते हैं। तो जो मुसलसल एक साइड पे जानवर को बैठने ना दें या लेटने ना दें, उसकी साइड जो है हर 2-3 घंटे बाद उसको पलटते रहें, और कोशिश करें कि दिन में एक आध दफ़ा उसको अगर किसी चीज़ के साथ खड़ा करके जो है सपोर्ट के साथ खड़ा भी किया जाए। पार्ट्स के ऊपर तो अब खैर वो हिप लिफ्टर और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक सपोर्ट है कि जानवर जो है वो अगर बैठा रहेगा तो उसके पट्टे ज़्यादा डैमेज होंगे। तो दिन में एक आध दफ़ा उसको घंटे 1.5 घंटे के लिए किसी सपोर्ट के साथ खड़ा करके उसकी टांगों की मसाज, ड्राई मसाज किसी कपड़े के साथ वो किया जाए। और साथ में ये फ्लूइड थेरेपी है और मल्टीविटामिन्स है IV। जाहिद साहब, आप इसमें कोई ऐड करना चाहें? जी सर, बिल्कुल आपने ठीक बताया। इसमें यही है कि जो एनिमल इसमें बाज़ औक़ात जब से एनिमल खुराक छोड़ता है तो वो एनिमल हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब उसमें ग्लूकोज की कमी होने से, एनर्जी कम होने की वजह से ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो इसमें अगर फ्लूइड थेरेपी की सपोर्ट इसमें जारी रहे और रिकवरी फेज में मल्टीविटामिन्स आ जाए ना जी, तो उसमें एनिमल में जो है वो बेहतरी आ सकती है। और और इसमें ग्लाइकोलिन भी इसमें यूज कर सकते ग्लाइकोलिन, हैं फिर। हाँ, जी जी। ग्लाइकोलिन। जबरदस्त ना जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा सारा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? देखें हमारे फेसबुक पे कुछ फार्मर्स ने क्वेश्चन पूछे होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा चूंकि ये प्योर वेटनरी का है, तो हमारी हम तो सिर्फ क्वेश्चन को आगे आप तक बता सकते हैं, लेकिन आप कुछ एक्सपर्ट हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। जी 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 रिजवान साहब, आप बोल रहे थे बीच में। जी रिजवान साहब। अच्छा आप सर इसको, मैं कहा चूंकि बैठक का टाइम खत्म होने वाला है, आप इसको थोड़ी देर में वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे, तो लेकिन ये कि हम फिर अगेन टेक होम मैसेज ये हो कि सब जिम्मेदार जो है अपने जानवरों की वैक्सीनेशन तो पहले अपने जितनी जल्दी हो सके करवाएं, जितनी जल्दी हो सके करवा लें। और दूसरा ये कि जब ये जानवर को, दूसरा कोशिश करें कि आपने मूवमेंट का मना किया कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जाए, तो फिर ये कोई मैसेज आपका मंडी हजरात के लिए कैसे होगा? मंडियां कैसे मेंटेन होंगी वहां पे अगर जानवर आ रहे हैं? क्या उनके वहां पे पहले कोई ऐसा टेस्ट हो या देखा जाए जानवर को लाने से पहले? ये तो बहुत मसला हो जाएगा अगर हमने इसको अगर लाइटली लिया डॉक्टर साहब। उस हाँ, ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि हाँ, मूवमेंट करवाई जा सकती है, और उसमें FAO और वो जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें रिकमेंड करती है मूवमेंट, लेकिन वैक्सीनेटेड जानवरों की, कि जो जानवर वैक्सीनेटेड है, मिसाल के तौर पे आज वैक्सीन हुई है तो वैक्सीन के 1 महीने बाद, कम अज कम वैक्सीन हुए हुए 1 महीना हो चुका है, तो फिर उस जानवर की मूवमेंट करवाई जा सकती है। और बछड़ों के हवाले से भी मेरे जहन में आ गया, उसमें भी है कि जो चूँकि जो बछड़े जब अगर जो माँ को वैक्सीन नहीं हुई हुई, तो जो बछड़े जब काफ पैदा होता है तो फिर बिल्कुल उसमें वो LSD लंपी स्किन बीमारी के खिलाफ बिल्कुल भी कुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी। तो उसको तो है कि विद इन फर्स्ट जो जल्दी से जल्दी उसको मतलब वो वैक्सीन कर दी जाए। हाँ, अगर माँ को वैक्सीन हुई हुई है और काफ पैदा हुआ है तो उसके लिए है कि उसको 2 महीने या 3 महीने के ऊपर जाके हम वैक्सीन कर दें, क्योंकि जो अगर माँ को वैक्सीन हुई है तो जो काफ होता है उसके अंदर जो पैसिव इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज हैं वो ऑटोमेटिकली आ चुकी होती हैं। तो हाँ, मूवमेंट के हवाले से यही है कि अगर एनिमल वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन को इंश्योर किया जाए तो उसमें मूवमेंट करवाने में कोई हर्ज नहीं है, ये रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब इसमें ये आपने जो वो बात की बच्चे और माँ की,
तो कई दफ़ा ये देखने में आया है कि जानवर जो है अभी बल्कि हमारा अपना फार्म लिया, मैं तो उधर पिछले दिन यही हुआ कि वो अभी जो गाय थी उसका अभी बच्चा मतलब पैदा होने में कुछ महीना या 2 थे, तो उसने पहले ही जानवर को डिलीवर कर दिया। तो वो फिर उसको बिल्कुल यही बीमारी मतलब जो है लंपी स्किन डिजीज़ है, और अभी तो खैर वो भी सर्वाइव कर ही रही है। देखें अभी उसको टेम्परेचर तो काफ़ी है। तो क्या इसका होता है असर कि जानवर पहले बच्चा डिलीवर कर दे? ये मतलब इसकी कोई ऐसी हाँ, साइड इफ़ेक्ट में है? इससे जो हम जिसे कहते हैं अस्काते हमल या अबॉर्शन, जी, वो जी। इसमें हो सकती है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा केसेस इसके नहीं देखे, लेकिन इसमें हो सकती है अबॉर्शन। ओके, ठीक है। और आपने कहा था कि लेकिन जब ये अगर ऐसा जो होता है ना कि ये अबॉर्शन वाली बीमारी है वो नहीं है, लेकिन इसमें हो सकती है जैसे दूसरी बीमारियां हैं, बाज़ औक़ात मुंह खुर की बीमारी आ जाए तो उसमें भी जो हामला जानवर है उनका अस्काते हमल हो जाता है, और या कोई दूसरी इवन जो गलघोटू की बीमारी है उससे भी हो जाता है। तो इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा केसेस इसके मतलब नहीं देखे कि कहीं पे कोई अस्काते हमल के केस बहुत ज़्यादा हो गए। डॉक्टर साहब, इस दफ़ा इसका कोई मौसमी तब्दीलियों के साथ भी है कि इस दफ़ा हमारी हीट शुरू में आ गई थी, और नॉर्मली जो मार्च अप्रैल में जो मक्खी मच्छर नहीं होता, क्या उसके साथ भी इसका लिंक होगा मौसमी तब्दीलियों के साथ? क्योंकि अब कई सारी बीमारियां जो है ना वो रिवर्ट होना शुरू हो गई। जैसे अब पोलियो है, पोलियो अब यहाँ यूके में खत्म हो गया था, अमेरिका में खत्म, वहां पर दोबारा आना शुरू हो गया चूंकि मौसमी तब्दीलियां ऐसी हुई हैं। तो इसी तरह जो इवन 2-3 और जो मामलात हैं, आई थिंक मुझे अब याद नहीं आने, सॉरी टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी यहाँ पर यूके में आना शुरू हो गई है। उसका कहते हैं मौसम के साथ काफी तल्लक है। तो हमारे जानवरों में टीबी भी होता है पाकिस्तान में, मोस्ट ऑफ के समय पता नहीं होता, हम चूंकि टेस्ट नहीं कराते। और दूसरा ये जो मतलब चूंकि हमारे यहाँ वो बायोसिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, तो ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में लाइव स्टॉक, चूंकि पाकिस्तान की मईशत का बहुत अहम पहलू है, एक अहम हिस्सा है, तो हम जानवरों की मईशत से हाथ धो बैठेंगे अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो ना दी। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली हाँ, एक टर्म हम यूज़ करते हैं मेडिकल में, इमर्जिंग और एंड री इमर्जिंग डिजीजेस। तो इमर्जिंग जो नई बीमारियां हैं, जैसे ये हमारे यहाँ पे एक इमर्जिंग बीमारी है जो लंपी स्किन। री इमर्जिंग जैसे आपने बात की कि जी पोलियो है या टीबी है या और बीमारियां जो पहले थी फिर वो ख़त्म हो गई या उनकी शिद्दत बहुत कम हो गई, लेकिन अब वो दोबारा शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, इसको हम कहते हैं कि जी री इमर्जिंग डिजीज़ेस है। तो ये डेफिनेटली है, और बीमारियों का ताल्लुक शुरू से ही जो मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं उनके साथ है। जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज आई है, मौसमी तब्दीलियां आई हैं, इनके साथ साथ जो बीमारियों का जो ट्रेंड है वो भी चेंज हुआ है। नई बीमारियां भी आई हैं, और उसके साथ साथ जो पहले की बीमारियां थी वो री इमर्ज भी हो रही हैं। तो डेफिनेटली इसके साथ भी इसका ताल्लुक है। बहुत और शुक्रिया डॉक्टर ऐसी साहब। आज की मेरे ख्याल में बैठक का टाइम जो है ना ओवर हो गया है, तो आज हफ्ते वाले दिन हमने आपको तंग किया, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है, हमारी ज़राअत के लिए, हमारी खुराक के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। अभी हम पाकिस्तान 75वीं अपनी सालगिरह मनाने जा रहे हैं हम कल। तो इस तरह के मामलात से हमें निपटना है, और साइंस रिसर्च, चूँकि हमेशा साहबी इसी चीज़ की बात करती है कि साइंस रिसर्च को प्रमोट करके हम अपने ज़िम्मेदारों में आगाही पैदा करें, उनको एजुकेट करें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक फॉलो अप प्रोग्राम भी इंशाल्लाह करेंगे, आपका, डॉक्टर अवैस साहब का, डॉक्टर ज़ाहिद साहब का, मैम आयशा का, और डॉक्टर यूसुफ साहब का, और जितने भी कोलीग हैं यहाँ पे, डॉक्टर रिजवान ने अमेरिका से ज्वाइन किया, उन सबका बहुत मशकूर हूँ। तो आज आपने टाइम निकाला। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसके ऊपर एक फॉलो अप हम सेशन फिर करेंगे। अगर आप ज़्यादा और पिक्चर्स के साथ दिखाना चाहें हमें, और इसके जो जानवरों को तल्फ कैसे करना है, इसके बारे में अगर नेक्स्ट टाइम हमें प्रेजेंट कर सकें तो बहुत बहुत अच्छा होगा डॉक्टर साहब। डेफिनेटली डेफिनेटली हम मज़ीद जो इसमें जो आज जो चीज़ें रह गई हैं, और वील ट्राई के एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो है उसके साथ आएँ, और उसमें वो बताएं कि जी किस तरह से जानवर को तलब करना है,
और किस तरह से वो बाकी चीज़ें जो हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी आपकी। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे जितने भी मौजूद नाजरीन हैं वो भी अपना भी ख्याल रखिएगा। जानवर जो कि हमारी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो जानवरों के साथ हमारा लगाव है और इंशाल्लाह हम उनकी अच्छी निगहदाश्त करने में सावी आपके साथ दम बदम हाजिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।